जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्व में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज़ का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद वैवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वर्भानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो। कि राहु केतु के अगर दो टुकड़े हुए हैं, उन दो टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वर्भानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कलार, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारकत्व अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीज़ें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है। क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए अब देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र क्या करेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह अस्त हुए, पहले देखना यह है कि जो जनरल उसके कारक थे, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताए, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वो कमी तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ है सावधानी क्या रखनी है, वो बताया। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बताया। कौन से उपाय करने हैं, वो बताया। अब शुक्र आपके लिए एक तरीके से योग कारक ग्रह माने जाते हैं। कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए शुक्र दूसरे और भाग्य का मालिक है, और ये दोनों ही भाव किसी न किसी रूप से धन से संबंध रखते हैं, क्योंकि नवम भाव को हम लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी कहते हैं। दूसरा घर जो कि धन का, कुटुंब का, परिवार का होता है, फाइनेंस का होता है, लिक्विडिटी का होता है, पैसे का है। तो वहीं नवम भाव आपके भाग्य का, धर्म का, हायर एजुकेशन का, पिता का भाव। इन दोनों के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र यहाँ 3 चरणों में अस्त होंगे। 3 चरण कौन कौन से? पहले वो मेष राशि में अस्त होंगे, फिर वो वृषभ में अस्त होंगे, फिर वो मिथुन में अस्त होंगे। सबसे पहले क्या होगा? 28 अप्रैल से 13 मई तक शुक्र अस्त होंगे राशि से 8वें घर के अंदर। शास्त्र कहता है राशि से 8वें घर में गया हुआ कोई भी ग्रह हो, वो जब अगर वहाँ पे होगा तो उसको अपने कारकत्वों के फल देने के लिए अड़चन आएंगी, स्ट्रगल बनेगा। कि शुक्र अगर 8वें घर में अस्त हुआ है तो आपको इस दौरान अपने भाग्य को बनाने में और अपने धन को कमाने में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये समय कहीं ना कहीं खिंचावट से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ सूर्य से अस्त है। सूर्य कौन है? द्वादशेश है। 12वें का मालिक भी अष्टम में बैठ के राजयोग बना के उच्च का हो रहा है, यानी कोशिश सूर्य ये करेगा कि ज़्यादा मेरी चले। उसने आपको अस्त भी किया है और आप उस पूरी तरीके से उसके अधीन हैं, यानी इस दौरान दूसरे का मालिक 8वें में हो। फाइनेंशियल्स जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ कर लेने हैं। पैसे से संबंधित स्थितियों को ध्यान में रखें। अपना पैसा अनाप शनाप रूप से खर्च ना करें, इधर उधर खर्च ना करें, क्योंकि खर्च का मालिक उच्च का है सूर्य उसके साथ। भाग्य को बनाने में इस दौरान स्ट्रगल बनेगा, यानी इस दौरान पहला 28 अप्रैल से 13 मई का चरण पेशेंस रखने वाला है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चरण 13 मई से 14 जून,
कब? सूर्य होंगे नवमेश होके नवम में। अब ये प्लस पॉजिटिविटी है। पहले शुक्र कहाँ था? अष्टम में था, मंगल की शत्रु राशि में था, द्वादशेश सूर्य के साथ, यानी वहां पर शुक्र की कुछ चलनी नहीं है। लेकिन अब कहाँ चल रही है? अब चलेगी नवम भाव, कि नवम भाव में शुक्र है, स्वराशि के ऊपर बैठे, यानी नवमेश का नवम में, कि भाई मैं भले ही अस्त हूँ लेकिन हूँ तो मैं अपने घर में, और जब मैं अपने घर में हूँ तो मैं रिजल्ट दूंगा। यानी अब भाग्य का सहारा मिलेगा, अब भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी, अब धन की स्थिति अच्छी होगी, अब कहीं ना कहीं फाइनेंस सुधरेगा, अब आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा। ये सूर्य और शुक्र की इसी युति से संभव है। तो दूसरा चरण बहुत अच्छा। तीसरा चरण इससे भी बेहतर होगा, उसको आप समझ लीजिए कि जब हमने देखा कि तीसरे चरण में देखा कि 14 जून से 5 जुलाई तक शुक्र राशि से दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र का, धन का मालिक कर्म, यानी पैसे आपके द्वारा मेहनत जो हो रही है, आपके द्वारा कर्म या नौकरी या व्यापार जो हो रहा है, उससे पैसा आएगा, वो कर्म से जुड़ गया। यानी फाइनेंशियली ये कंडीशन, प्रोफेशनली ये कंडीशन अच्छी है। भाग्य का मालिक धन में कर्म भाव में बैठा, इसलिए ये स्थिति भाग्य और कर्म के लिए अच्छी है। अब इसमें और क्या है कि 12वें का मालिक भी वहां है। इसका मतलब इस दौरान अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किसी दूसरे स्थान से जोड़ेंगे, यात्राओं से जोड़ेंगे, दूर स्थान से जोड़ेंगे, कहीं नौकरी बाहर के लिए ट्राई करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, ये कहता है सूर्य उसके साथ। क्योंकि अस्त है वो मान लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सूर्य शुक्र की युति भी तो है, तो युति भी तो अपना फल देगी। सिर्फ यही थोड़ी है कि अस्त हो गया और हम परेशान हो गए, पैनिक हो गए, ऐसा नहीं है। तो प्लेनेट को समझना जरूरी है। अब हमने देखा कि अष्टम में ज़्यादा कमजोर है, उससे बेहतर नवम में हुआ है, उससे बेहतर दशम में हुआ है। तो हमने लग्जरी जो चीज़ें बताई हैं आपको जीवन में, उनसे संबंधित भी ध्यान देना कि कारकत्व अस्त होने पे क्या होता है, ग्रह के स्वामी अस्त होते हैं भाव के तो क्या होता है, और उपाय आपको मैंने बताया, और आप करके देखिएगा उपाय, निश्चित आपको अच्छा लगेगा, आप रिलीफ भी महसूस करेंगे और आपको फायदा भी होगा। जय श्री राम।